स्पीति वैली हिमालय के दिल हिमाचल प्रदेश में बसी हुई वो जगह है जो फेमस है वहाँ की ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज, कुछ वर्ल्ड फेमस प्लेसेस और रिच कल्चरल हेरिटेजेस के वजह से। स्पीति वैली हर एक ट्रेवलर के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देती है जहाँ एडवेंचर, खूबसूरती और शांति एक साथ आपको एहसास करने को मिलेगी। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में स्पीति वैली में घूमने के लिए क्या क्या जगहें हैं और कितने दिन आपको चाहिए होगा और सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा कितना होगा इस ट्रिप को करने के लिए। हर एक चीज डिटेल में आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। और अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो वीडियो में नहीं है और आपके दिमाग में है वो सवाल, तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप जरूर पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कि स्पीति वैली घूमने के लिए कौन से महीने सही रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको थोड़ा लेस क्राउड चाहिए और ठंड रात के टाइम थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अप्रैल से जून का टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए। हम लोग अप्रैल में गए थे और क्राउड भी बहुत ही कम था, ज्यादातर होटल्स खाली थे। और अगर आपको पूरा शिमला, स्पीति, मनाली वाला सर्किट ही करना है और बिना कोई जगह स्किप किए वगैरह अच्छे से हर एक जगह आपको घूमना है, तो जून से अक्टूबर बेस्ट रहेगा आपके लिए। उस टाइम सारे रास्ते खुली रहती है। लास्ट में अगर आप स्नो लवर हो और विंटर में कड़कती ठंड में उस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हो, तो नवंबर से मार्च में भी आप जा सकते हो। हाँ, उस टाइम ज्यादातर जगहें बंद रहती है स्नोफॉल के कारण और बस कुछ ही जगह आप एक्सप्लोर कर पाओगे। और हाँ, अगर आपने हम लोगों का किन्नौर वाला टूर प्लान वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, जिसमें किन्नौर में घूमने के लिए क्या क्या जगहें हैं, हर एक चीज का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि स्पीति वैली का ट्रिप के लिए आपको किन्नौर होकर ही जाना या आना पड़ता है, तो उस वीडियो में आपको अच्छे से सारी जानकारी मिल जाएगा किन्नौर के बारे में। तो सबसे पहले स्पीति वैली पहुंचे कैसे, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको एक क्विक रिकैप बता देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, और किन्नौर और स्पीति वैली आप कैसे एक साथ घूम सकते हो ये भी जान लेते हैं। तो स्पीति वैली के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक है कि मनाली से आप अपना ट्रिप स्टार्ट करके चंद्रताल लेक होकर काजा स्पीति वैली आप पहुंच सकते हो, और दूसरा है शिमला से आप अपना ट्रिप को स्टार्ट कर सकते हो और ऑन द वे पर आप किन्नौर में सांगला, चितकुल, रिकांगपिओ, कल्पा, ताबो, नाको एक्सप्लोर करते हुए आप जाकर पहुंच जाते हो स्पीति वैली। लेकिन हाँ, मनाली से स्पीति वैली वाला रूट विंटर में बंद रहती है नवंबर से अप्रैल तक, और मई जून के आसपास खुलती है, और वो वाला रूट थोड़ा शॉर्ट भी होती है। 7-8 घंटे में आप मनाली से स्पीति वैली पहुंच सकते हो। जहाँ शिमला से स्पीति वैली वाला रूट पूरे साल ही खुली रहती है। तो मनाली और शिमला दोनों जगह तक पहुंचने के लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा आइदर दिल्ली या चंडीगढ़, और वहां से ओवरनाइट वोल्वो बस से आप पहुंच सकते हो शिमला या तो मनाली। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप शिमला होकर ही जाए। तो डे 1 में आप सुबह सुबह शिमला पहुंचकर 1-2 घंटे के लिए एक होटल लेकर फ्रेशन अप होकर निकल जाइए किन्नौर के सांगला वैली के लिए। शिमला से सांगला तक की दूरी है 220 किलोमीटर और लग जाएंगे कुछ 8 घंटे के आसपास पहुंचने में। और ऑन द वे पर आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करते हुए जाओगे, जैसे कि कुफरी, नरकंडा, रामपुर बुशर, ट्रंडा ढाक, जो कि बहुत ही फेमस जगह है किन्नौर में। ये सब जगह देखते हुए आप जाकर पहुंच जाते हो फिर सांगला। और गाड़ी आप कोई भी बुक कर सकते हो, इनोवा या सीडन, अगर शिमला काजा शिमला करते हो। वरना अगर आप मनाली वाला सर्किट के लिए जाते हो तो इनोवा बेहतर होगा, क्योंकि काजा से मनाली तक के रास्ते बहुत ही खराब होती है। और कैब के चार्जेस 6 सीटर कार के लिए आपको अर्टिगा कार 4 से 4,500 और इनोवा 4,500 से 5,000 तक पड़ जाएगा पर डे का, और सिडान कार आपको 3 से 3,500 में मिल जाएगा। और ऐसा ही आपका खत्म हो जाता है डे 1। डे 2 में आप पहले चाहिए सांगला से इंडिया की लास्ट विलेज चितकुल के और एक्सप्लोर कीजिए कुछ जगह है वहाँ के। चितकुल माता की मंदिर, बांसपा नदी के सामने जाकर आप कुछ पल बिताइए, आपको बेहतरीन लगेगा उस जगह की खूबसूरती को देखकर। और फिर निकल जाइए डायरेक्ट नाको होकर ताबो के लिए, जो कि स्पीति वैली में पड़ता है। हाँ, एक और चीज, अगर आप समर्स में ट्रेवल करते हो तो आप चितकुल से चले जाइए रिकांगपिओ होकर काल्पा के लिए, और वहाँ के कुछ जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और फिर आप उस रात कल्पा में ही रुक जाइए और अगले दिन सुबह सुबह निकल जाइए स्पीति वैली के लिए, और रिटर्न में आप चंद्रताल लेक होकर मनाली तक चले जाइए। वरना आप अगर विंटर्स में ट्रेवल करते हो तो कल्पा आप रिटर्न के टाइम भी स्टे कर सकते हो, क्योंकि वापस फिर आपको इसी रास्ते से होकर शिमला के लिए आना है। तो यहाँ तक हो गया आपका किन्नौर का टूर। जो डिटेल में ये सब जगह चितकुल, सांगला, कल्पा, सराहन के बारे में जानने के लिए आप किन्नौर का टूर प्लान वीडियो ये वाला जरूर देखिए। फिर कल्पा से स्टार्ट होता है आपका स्पीति वैली का टूर, जिसमें पहले आपको पहुंचना है ताबो में।
और यहाँ से आपका सफर थोड़ा मुश्किल भी होना शुरू हो जाएगा। रास्ते तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि ये पूरा बॉर्डर हाईवे है, पर दूर दूर तक आपको इन बंजर पहाड़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। और रास्ते भी खतरनाक होते ही आगे। पहाड़ों को काट कर इस तरह का हैंगिंग क्लिफ के अंदर से बनाया गया है और कुछ जगहों पर तो पत्थर कंटिन्यूअसली गिरते रहते, तो आप कहीं पर भी गाड़ी अपना स्टॉप मत कर देना। इस रास्ते पर थोड़ा रिस्की भी हो सकती है आपके लिए। आप इस समय दुर्गम क्षेत्र पे हैं। अच्छा, यानी कि जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई शहर ना कोई गांव। अच्छा, ये इस तरह का एरिया है बीच का। यहाँ पर कोई अगर फंस गया तो फंस गया, बस फंस गया तो हम लोग जब गुजर रहे थे इस रास्ते से होकर, हम लोग के कार के ऊपर तो 2-3 बार पत्थर गिर भी चुका है। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद आएगा पू। तो अगर आप अपना प्राइवेट कार से जा रहे हो तो यहाँ पर पेट्रोल भरवा लीजिए, क्योंकि फिर आपको काजा तक ऑन द वे पर और कोई पेट्रोल बंक नहीं मिलेगा। फिर पू के बाद आता है एक जगह जिसका नाम है खाब, और वहाँ पर एक संगम पॉइंट भी है जहाँ पर स्पीति नदी और सतलुज नदी का संगम होता है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम आप रुक भी सकते हो। दिखा देता आपको, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से जो है पूरा फ्लो हो रहा है। ये दोनों रिवर, ये है सतलुज रिवर, वो रहा स्पीति रिवर। और फिर कुछ इस तरह के थ्रिलिंग रास्ते से होते हुए आपको फिर से क्लाइंब करना होता है, और पूरे जिगजैग रोड्स बने हुए हैं, और इन खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप जाकर पहुंच जाओगे नाको पर, जिसको टिबेटियन लैंग्वेज में नेगो भी बोलते हैं। ने का मतलब है होली प्लेस और गो का मतलब है डोर, इसलिए नाको को कहा जाता है ए डोर टू ए होली प्लेस। इसलिए आपको यहाँ पर हर 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, स्तूपास देखने को मिलते रहेंगे। वैसे नाको भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पर आप पहले जाइए नाको मोनेस्ट्री। आसपास के लैंडस्केप्स भी काफी ब्रेथ टेकिंग है। और इस जगह पे जो है गुरु पद्मा संभवा जी ने जो है मेडिटेशन किए थे, तो अंदर उनका फुटप्रिंट्स भी है। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स ज़्यादातर मोनेस्ट्री के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स अलाउड नहीं होते। और यहाँ पर रहने के लिए जो है होम स्टेज ही ज़्यादातर अवेलेबल है। होटल्स एज सच ज़्यादा अच्छा मतलब बड़ा होटल्स नहीं है, होम स्टेज ही अवेलेबल है। आप चाहो तो यहाँ पर भी आके रुक सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है टाबो चले जाते हैं, वहाँ पर ही रुक जाते हैं। यहाँ से टाबो कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, कुछ 1 घंटा लग जाता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है टाबो पहुँचने में। कुछ टाइम यहाँ पर बिताने के बाद आप जाइए नाको लेक, और ये लेक भी बहुत ही होली प्लेस है। अगर आप लेक में दोपहर के टाइम जाते हो तो ये लेक काफी खूबसूरत और कलरफुल लगता है, और शाम को कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप विंटर्स में जाते हो जनवरी से फरवरी मार्च तक, तो आपको ये लेक पूरा फ्रोजन भी देखने को मिल सकता है। फिर नाको से आप निकल जाइए और थोड़ा सा सफर के बाद आप एंटर कर जाओगे स्पीति वैली में। और अगर आप सर्किट कर रहे हो समर्स में, तो आप नाको के बाद ऑन द वे पर राइट की तरफ एक जगह आता है जिसका नाम है ग्यू विलेज। वहाँ पर है ग्यू मोनेस्ट्री, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हजारों साल पुराना ये रियल ममी, जो आज भी आपको उसी तरह प्रिजर्व करके रखा हुआ दिखेगा। 1975 की अर्थक्वेक के दौरान यहाँ पर बहुत सारे स्तूपास थे जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिनमें से 1981 में ITBP द्वारा खोज करते टाइम एक स्तूपा के अंदर ये ममी मिला। फिर 2002 में बाहर के देशों से रिसर्चर्स आए और कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चलता है कि ये ममी 1430 AD के एक बुद्धिस्ट मॉन्क संगा तंजिन उनके हैं। तो यहाँ पर तो आप मस्त जाइए, लेकिन अगर आपको रिटर्न में शिमला ही आना है तो आप उस टाइम पर भी जा सकते हो आते टाइम। अगर आपको जाते टाइम लेट हो जाता है और आपको समय नहीं मिलता है तो फिर यहाँ से निकलकर आप जाकर पहुंच जाइए टाबो में। यहाँ पर हम लोग रुके थे नोरबू हाउस होम स्टे में। रूम्स काफी क्लीन और अच्छा था, गर्म पानी भी नॉन स्टॉप अवेलेबल था, जो देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून मिला, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। और इस होम स्टे में खाना भी बहुत ही बढ़िया था, और प्राइसेस आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए क्योंकि वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम। और कुछ ऐसा ही खत्म होता है आपका डे 2 इन स्पीति वैली। फिर अगले दिन डे 3 में आप पहले जाइए ताबो मोनेस्ट्री, जो कि हम लोग के होटल के एकदम पास में ही था। 10,000 फीट की ऊंचाई में बसा ये मोनेस्ट्री पूरे हिमालय और भारत की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, जो कि 1996 AD में सिर्फ मिट्टी और लकड़ी से बनाया गया है ये मोनेस्ट्री। और इस मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ द हिमालयस भी कहा जाता है यहाँ की यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से। मोनेस्ट्री के अंदर आपको मैत्रेय बुद्ध का स्टेचू देखने को मिलेगा, जिनको फ्यूचर बुद्धा भी कहा जाता है। साथ में हर तरफ आपको खूबसूरत एंशिएंट पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे जो हजारों साल का पुराना बना हुआ है, और ये सिर्फ नेचुरल कलर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करके कुछ 3 से 4 तरीके के कलर से बनाया गया है। और इन पेंटिंग्स द्वारा आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ दृश्य और विभिन्न देवताओं के बारे में जानने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर हजारों साल का पुराना बना हुआ बहुत सारे स्तूपास भी देखने को मिलेंगे, और
और हर एक पत्थरों पे ओम मानी पद्मे हूँ मंत्र लिखे हुए दिखेंगे ताकि यहाँ पर पॉजिटिविटी बने रहे हमेशा। और 1975 की किन और अर्थक्वेक में इस मोनेस्ट्री को भी बहुत ज्यादा हेवी डैमेज हुआ था और बाद में जाकर मोनेस्ट्री फिर से रिस्टोर भी किया गया था। इसलिए इस मोनेस्ट्री की हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस को देखते हुए आज के टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है ये मोनेस्ट्री, और इस जगह को नेशनल हिस्टोरिकल ट्रेजर भी डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको ये जगह बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ की वास्ट और हिस्ट्री के बारे में जानकर। साथ में एक सुविनियर शॉप भी है यहाँ पर जहाँ से आप कुछ याद के तौर पर खरीद भी सकते हो। और यहाँ पर मोनेस्ट्री का एक गेस्ट हाउस भी है जहाँ पर आप बहुत ही मिनिमल चार्जेस में रुक भी सकते हो अगर आप चाहो तो। फिर मोनेस्ट्री से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर आपको यहाँ पर कुछ केव्स भी दिखेंगे जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन करते हैं। थोड़ा चलकर आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, थोड़ा कच्चा रास्ता है लेकिन आप जा सकते हो। तो स्पीति रिवर जो बह रही है उधर से, और ये स्पीति रिवर जो है आता है कुंजुम टॉप से, जो मनाली और काजा के बीच जो आता है रोहतांग के बाद कुंजुम पास। तो कुंजुम टॉप से जो पानी जो है फ्लो होकर इधर से होकर जो है लास्ट में सतलुज रिवर पर जाके जो है मिल जाता है। यहाँ पर सिटिंग के लिए भी चेयर्स दिए गए हैं, अगर चलते टाइम कोई थक गया तो यहाँ पर बैठ सकते हैं कुछ टाइम के लिए क्योंकि बहुत हाइट पर है। फिर केव्स देखने के बाद आप निकल जाइए अगली मंजिल ढांगकर की तरफ। और पूरी स्पीति वैली के ट्रिप के दौरान आपको ये स्पीति रिवर साथ साथ में बहती हुई मिलेगी, तो आप थोड़ा टाइम नदी के सामने भी रुक सकते हो कुछ फोटोज के लिए और छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हो। चिल्ड ग्लेशियर से पिघलते हुआ बर्फीले पानी में थोड़ा अपने पैर को डुबाकर और कुछ अच्छे पल यहाँ पर बिता सकते हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सावधानी से क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज होती है। फिर ताबो से कुछ 1.5 घंटे की सफर के बाद आप जाकर पहुंच जाओगे ढांगकर में। ये जगह फेमस है यहाँ के पहाड़ों की वजह से। जिस तरह के शेप से बने हुए हैं यहाँ के पहाड़, ये देखकर आप इसको कुदरत का एक कला भी बोल सकते हो। बेहद ही खूबसूरत लगता है देखने में और बहुत ही डिफरेंट भी है जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया लाइफ में। और ये जो इस तरह के जैक्ट माउंटेन्स बने हुए इसी को बोलते ढांगकर, और इसी से बन गया है इस जगह का नाम भी ढांगकर वैली। और यहाँ की जो मोनेस्ट्री है ढांगकर मोनेस्ट्री, इसको 12वीं सदी में 12,700 फीट की ऊंचाई पर किला के तौर पर बनाया गया था यहाँ की रूलर्स द्वारा, ताकि यहाँ से नजर रखा जाए बाहर की घुसपैठियों पर। फिर बाद में जाकर इस मोनेस्ट्री को एक्सपांड करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया गया था बुद्धिस्ट लर्निंग और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। और ये मोनेस्ट्री भी बहुत ही मशहूर है इसके आर्किटेक्चर की वजह से। जिस तरह इस जैक्ट माउंटेन्स के ऊपर कुछ इस तरह आर्किटेक्चर में बनाया गया ये मोनेस्ट्री, ये सच में एक आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर है। और इस मोनेस्ट्री के ऊपर भी पास में बहुत कुछ गुजरा है, इन्वेशन से लेकर अर्थक्वेक, और बहुत डैमेज भी हुआ था। लेकिन यहाँ की मॉन्क्स बहुत ही मेहनत से इस हिस्टोरिक साइट को अच्छे से प्रिजर्व करके रखे आज भी। और ढांगकर मोनेस्ट्री के दूसरी तरफ आपको पिन वैली की पहाड़ियां भी देखने को मिलते हैं और नीचे बहती हुई स्पीति रिवर। ये जगह देखने में सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। पास में एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप अपना लंच भी कर लीजिए इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए, और फिर निकल जाइए पिन वैली के लिए। आपको एकदम नीचे की तरफ जाकर स्पीति रिवर को क्रॉस करके ढांगकर की दूसरी तरफ की पहाड़ों पर आपको उस साइड के रास्ते से होकर जाना पड़ता है पिन वैली के लिए। और यहाँ के रास्ते भी बहुत ही खतरनाक होते हैं, कंटिन्यूअसली पत्थर गिरते रहते इस रोड पर। और यहाँ का जो पहाड़ है इसको पिन पहाड़ बोलते हैं। इसी ग्लेशियर से पिघलकर बन जाती है पिन पार्वती नदी, जो आगे जाकर स्पीति वैली में मिल जाती है। हम लोग पिन वैली तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत ज्यादा रास्ता खराब हो रहा था और हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं था, तो हम लोग ऑन द वे पर थोड़ा टाइम रुक कर फिर वहां से रिटर्न हो गए। आप चाहो तो ये जगह स्किप भी कर सकते हो और जा भी सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आपके पास कितना टाइम बचता है ये जगह कवर करने के लिए। फिर रिटर्न में ऑन द वे पर हम लोग रुके थे एक जगह पर जहाँ पर हम लोग को देखने को मिला ये फ्रोजन वाटरफॉल्स। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पूरा फ्रोजन वाटरफॉल्स। हम लोग गुलमर्ग में देखे थे, उधर आपको यहाँ से दिखाते हैं आपको। क्योंकि हम लोग अप्रैल के स्टार्ट में गए थे तो थोड़ा बहुत देखने को मिला था फ्रोजन वाटरफॉल्स, लेकिन मई के बाद आपको शायद ये वाटरफॉल्स फ्रोजन नहीं देखने को मिलेगा। फिर ढांगकर के इन खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारों को एंजॉय करते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाते और जाकर पहुंच जाते स्पीति वैली के हेडक्वार्टर टाउन काजा में। वहाँ पर हम लोग रुके थे जंगचुक होटल में। रूम अच्छे थे होटल के, लेकिन खाना उतना अच्छा नहीं था, पर व्यूज काफी सही था। हर एक रूम के साथ आपको बालकनी मिल जाती है, तो आपको काजा टाउन और आसपास के पहाड़ों के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। हाँ, हवा बहुत तेज चलती है यहाँ पर,
तो हाथ मुंह अच्छे से कवर करके ही रखिए हमेशा, वरना ठंड से दिक्कत भी हो सकती है। और आपको विंटर्स के कपड़े अच्छे से पैक करके ही आना है काजा में, क्योंकि आप किसी भी मंथ में आओ, बाकी के जगहों में आपको कम ज्यादा ठंड लग सकता है, लेकिन काजा में तो डेफिनेटली आपको अच्छे विंटर क्लॉथ्स जरूर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर बहुत ही कम रहती है पूरे साल भर ही। आप साल के किसी भी महीने में आओ, यहाँ का टेम्परेचर रात में 2 से 5 डिग्री के आसपास रहती है समर्स में, जून से सितंबर के टाइम, और बाकी के महीनों में तो हमेशा माइनस में ही रहती है टेम्परेचर। दिन के टाइम उतना नहीं रहता है समर्स में, तो आप कंफर्टेबली घूम सकते हो। और काजा बहुत ही एक हाई एल्टीट्यूड प्लेस है, तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, हमेशा बहुत सारा पानी पिए, वरना सर दर्द से आपको बहुत परेशानी भी हो सकती है। तो हम लोग उस दिन होटल में थोड़ा टाइम फ्रेशन अप होकर शाम के टाइम थोड़ा मार्केट के लिए निकलते हैं, जो कि एकदम पास में ही था। अपने होटल से वॉकेबल डिस्टेंस पर मार्केट में खरीदारी के लिए बहुत सारे शॉप्स भी है, तो आप चाहो तो कुछ खरीद भी सकते हो, सुवेनियर आइटम्स और स्पीति वैली के कुछ फेमस आइटम्स भी, और ट्राई कर सकते हो यहाँ का फेमस थुपका, यहाँ की एक बहुत ही फेमस कैफे द हिमालयन कैफे पर। और फिर होटल पहुंच कर डिनर करके जल्दी जल्दी आप सो जाइए। और अगले दिन डे 4 में आप एक्सप्लोर कीजिए स्पीति वैली के कुछ फेमस जगह, जिसमें आप पहले जाइए हिकिम, जहाँ पर है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। काजा से कुछ 1 घंटे का सफर है वहां तक का। आसपास के पहाड़ियां और स्पीति नदी को देखते देखते आप कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कोशिश करना कि सुबह जल्दी से निकल जाए, ताकि आप एक ही दिन में सारी जगह आराम से कवर कर सकते हो। तो पहले आप जाकर पहुंचते हो हिकिम के पोस्ट ऑफिस पर। यहाँ से पोस्ट कार्ड खरीद कर आप भेज सकते हो अपने घर वालों को या आपके खुद के एड्रेस पर। वैसे हम लोगों का पोस्ट नहीं पहुंचा था, दोनों ही एड्रेस पर हम लोग अपने पेरेंट्स को और खुद के एड्रेस पर भी भेजे थे, बट कोई नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो। और पोस्ट कार्ड खरीद के वहाँ के लोकल्स के बिजनेस में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो आप जरूर भेजें। दिन में पहुँचता है ये? पहुंचता है 15-20 दिन। पहले ये जाएगा क्या नीचे काजा तक? कोई वहाँ से जाएगा ना? काजर वाले बेचते हैं रिकॉन्क्यू। रिकॉन्क्यू, रिकॉन्क्यू वाले बेचते हैं। ओह अच्छा अच्छा। सुमित भी लिख रहा है, ये देखो पानी थोड़े टाइम के लिए बाहर था, पूरा जम गया ये बर्फ। फिर हिकिम के पोस्ट ऑफिस से निकल के थोड़ा सा आगे जाकर आता है कॉमिक, जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज। आप यहाँ पर फोटोज वगैरह लेकर चाहो तो वहाँ के एक कैफे पर बैठ कर थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकते हो, और एक छोटा सा ब्रेक लेकर आप जाइए लांगजा में। यहाँ पर है वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट पर बुद्धा का ये फेमस स्टैचू, और चारों तरफ के नज़ारे यहाँ की तो क्या ही कहने। साथ में यहाँ से रात के टाइम गैलेक्सी भी बहुत ही अच्छी दिखती है। आपने बहुत सारी टाइमलेस वीडियोस तो देखे ही होंगे यहाँ की। हिकिम, लांगजा और कॉमिक, ये तीनों जगह आसपास ही कुछ 10 किलोमीटर के अंदर ही आ जाती है ये सारी जगह। फिर लांगजा से निकलकर कुछ 1 घंटे के सफर के बाद आप जाकर पहुंचोगे की मोनेस्ट्री, जो कि इस पूरे स्पीति वैली का सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री में से है, और ये भी हजारों साल पुराना मोनेस्ट्री है। और इस मोनेस्ट्री के ऊपर भी बहुत कुछ गुजरा है। 14th सेंचुरी में मंगोल्स द्वारा इन्वेजन भी हुआ था यहाँ पर, और बहुत कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गया था। फिर 1840 में एक बार आग भी लग गया था यहाँ पर, और 1975 की अर्थक्वेक में तो काफी डैमेज हुआ था, फिर रिपेयर भी किया गया था। तो बहुत कुछ गुजरा है इस मोनेस्ट्री के ऊपर। यहाँ पर लगभग 300 लामास, जो कि स्पिरिचुअल लीडर्स है, यहाँ पर रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग्स भी देते हैं सभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को। और क्या क्या पढ़ाई होती है उन लोगों की, हर एक चीज के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर, और बहुत ही सुकून भी मिलेगा आपको यहाँ। और मोनेस्ट्री के पीछे से एक रास्ता भी जाता है, जो आप थोड़ा सा क्लाइम करके इस पूरे मोनेस्ट्री का ये फेमस व्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंटरनेट पे स्पीति वैली सर्च करते ही सबसे पहले आपको इस मोनेस्ट्री का ये वाला व्यू देखने को मिलेगा। बहुत ही फेमस है ये जगह, और देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। फिर की मोनेस्ट्री से निकलकर आप जाइए किब्बर विलेज की ओर। यहाँ पर तो बहुत लोग स्टे भी करते हैं, क्योंकि ये जगह फेमस है स्नो लेपर्ड देखने के लिए। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और स्नो लेपर्ड बहुत आते हैं इस जगह पर विंटर्स में। तो जो लोग ट्रैकिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौकीन है, आप यहाँ पर रुक सकते हो स्नो लेपर्ड स्पॉट करने के लिए, अगर लकी हो तो। और यहाँ पर देखने में जो इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ के घर सारे एक जैसे बने हुए हैं, एक ही तरह और एक ही साइज में बना हुआ ये मड हाउसेज, जो देखने में काफी यूनिक भी लग रहा था। यहाँ पर हम लोग स्टॉप नहीं दिए थे, और विलेज को क्रॉस करके हम लोग जाकर पहुंच गए वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज चिचम में। 150 मीटर लेंथ का बना हुआ ये ब्रिज जो बना था 2017 में,
चिचम और किब्बर विलेज को जोड़ने के लिए। तो अगर आप समर्स में आते हो स्पीति वैली मनाली का सर्किट कर रहे हो तो किब्बर और चिचम विलेज आप नेक्स्ट डे में भी जा सकते हो जब आप काजा से चंद्रताल होकर मनाली के लिए निकलोगे, क्योंकि तब आपको इसी ब्रिज से होते हुए जाना पड़ेगा। तो उस दिन आप हिकिम लांगजा कोमेक की मोनेस्ट्री देखकर फिर काजा में भी रिटर्न कर सकते हो और जाके थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हो शाम के टाइम। और चिचम ब्रिज के सामने कुछ फूड ट्रक्स भी लगे हुए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर अपना लंच भी कर सकते हो और थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने के बाद निकल जाइए काजा के लिए। और शाम भी हो जाएगा ये सब जगह एक्सप्लोर करते करते और पूरा दिन भी लग जाएगा। और नेक्स्ट डे डे 5 को आप सुबह जा सकते हो पहले काजा मोनेस्ट्री, काफी खूबसूरत सा मोनेस्ट्री है। फिर आप निकल जाइए चंद्रताल लेक के लिए अगर समर्स में सर्किट कर रहे हो तो, वरना निकल जाइए कल्पा के लिए अगर विंटर्स में ट्रेवल करते हो। काजा से कल्पा तक पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। ऑन द वे पर आप ग्यू मोनेस्ट्री भी जा सकते हो अगर आते टाइम मिस हो जाती है तो। और कल्पा पहुंचकर आप देख पाओगे आपके आंखों के सामने किन्नौर कैलाश की पहाड़ियां और वहीं पर एक होटल में स्टे कर लीजिए उस रात। और अगले दिन डे 6 को आप कल्पा में साइट सीइंग करके निकल जाए डायरेक्ट शिमला के लिए। पूरा दिन ही लग जाएगा आपको शिमला तक पहुंचने में। फिर शिमला में एक रात रुककर आसपास के कुछ जगह भी आप घूम सकते हो और डे 7 में शिमला में साइट सीइंग करने के बाद शाम को आप रिटर्न कर सकते हो अपने घर के लिए। तो ये दोनों जगह कल्पा और शिमला में घूमने के लिए क्या क्या जगह है, तो ये आपको हम लोग के चैनल में इन 2 वीडियोस में अच्छे से सारी जानकारी मिल जाएगा। तो अब बात करते काजा से मनाली वाला रूट के बारे में, जिसमें आप काजा से निकलकर किब्बर चिचम ब्रिज देखते हुए कुंजुम पास जिसका हाइट है 14,930 फीट और यहाँ से स्पीति रिवर का ओरिजिन भी होता है। ये हाई अल्टीट्यूड पास क्रॉस करके आप कुछ 4 घंटे के बाद जाकर पहुंच जाओगे चंद्रताल लेक। बहुत ही खूबसूरत लेक है। आसपास आपको रहने के लिए बहुत सारे कैंप्स भी मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो एक रात यहाँ पर रुक भी सकते हो, वरना आप चंद्रताल लेक में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ 4 से 5 घंटे के सफर के बाद जाकर पहुंच जाओगे मनाली में, अगर आपको चंद्रताल लेक स्टे नहीं करना है। और मनाली में एक रात रुककर अगले दिन वहाँ की कुछ जगह भी घूम सकते हो। अगर आप पहली बार मनाली जा रहे हो तो आप 2 दिन रुकिए वहाँ पर और अच्छे से सारी जगह घूमिए मनाली के। बहुत ही लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मनाली, और क्या क्या जगह है वहाँ पर घूमने के लिए ये जानने के लिए हम लोग का मनाली वाला ये वीडियो भी आप देख सकते हो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा डिटेल में। और 2 दिन अच्छे से मनाली को एक्सप्लोर करने के बाद आप वोल्वो बस से नाइट जर्नी करके आप पहुंच जाए दिल्ली या चंडीगढ़, जहां से आपका रिटर्न ट्रेन या फ्लाइट है अपने घर के लिए। और कुछ इस तरह ही खत्म होता है आपका शिमला, किन्नौर, स्पीति वैली और मनाली का टूर, जो करने में आपको 8 से 9 दिन पूरा लग जाएंगे सारी जगह अच्छे से कवर करने के लिए। और जो खर्चा होगा इस ट्रिप का वो कुछ इस तरह होगा। होटल होम स्टेज के प्राइसेस में एक डिसेंट होटल जिसमें हीटिंग फैसिलिटीज वगैरह हो उस हिसाब से मैं पकड़ के चलता हूँ, जो आपको 2500 से 3000 में मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। और भी बहुत सारे होटल, हॉस्टल, हॉस्टल वगैरह भी है जो 1000 से 1500 में भी आपको मिल जाएगा अगर आप बजट में ट्रेवल करना चाहते हो। और अगर आप सोलो ट्रेवलर हो तो आप शेयर्ड में भी ग्रुप में घूम सकते हो। बहुत सारी टूर कंपनीज है जो ग्रुप टूर कराती है दिल्ली चंडीगढ़ से, जो आपको 15,000 से 20,000 में पूरा किन्नौर और स्पीति वैली का ट्रिप कराते हैं इंक्लूडिंग फूड और स्टेज। और ये वीडियो अगर पसंद आया है और यहाँ तक अगर देख चुके हो तो एक लाइक तो जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।